अस्सलाम वालेकुम। हम ऑक्सफोर्ड की सेकेंडरी सोशल स्टडीज़ ऑफ पाकिस्तान की बुक 1 की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं और उसी सिलसिले में आज हम उसका चैप्टर 1 कवर करेंगे जो कि ज्योग्राफी का सेक्शन है। और अक्सर बच्चों को चैप्टर 1 सबसे ज़्यादा बोर लगता है क्योंकि उसमें मैप्स डिस्कस होते हैं। लेकिन मैप्स इन इटसेल्फ अगर आप थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ें, थोड़ा उनको समझने की कोशिश करें तो मैप्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएं आप लोगों के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। आवर कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया में हमारा मुल्क कहाँ है। तो ये जो इन्होंने मैप दिया है, ये मैप 2 कॉन्टिनेंट्स का है और ये 2 कॉन्टिनेंट्स का इसलिए है कि ये वो मेजर रीजन शो कर रहा है जो हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं या बहुत करीब हैं हमारे। ठीक है, सबसे पहले तो द मैप बिलो शोज द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। आप लोग जब ये लेसन शुरू करें तो पहले अपनी चीज़ें निकाल लीजिए, अपने रजिस्टर्स, पेन्स, पेंसिल्स, जो भी सामान है पहले सामने निकाल के रखिए, फिर ये लेसन स्टार्ट कीजिए ताकि बीच में मैं कुछ भी कहूँ तो वो काम आप करना शुरू कर दें। इसमें हम साथ साथ कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे तो उसकी मीनिंग अपने रजिस्टर में लिखते जाएंगे। ठीक है, तो मैप जो शो कर रहा है वो कॉन्टिनेंट्स शो कर रहा है। कॉन्टिनेंट्स आपको पता है क्या होते हैं? अंडरलाइन कीजिए, इसका मतलब भी लिखिए अपने पास। कॉन्टिनेंट का मतलब अपने पास रजिस्टर में लिखिएगा, बर्रे आज़म। अब बर्रे आज़म तो लिख लिया, उसके आगे जब अब हम ज्योग्राफी में वर्ड मीनिंग करेंगे ना तो थोड़ा सा डिटेल में मीनिंग लिखेंगे, क्योंकि वर्ड मीनिंग नहीं है बल्कि एक्चुअली टर्म्स की एक्सप्लेनेशन है। बल्कि और अच्छा ये होगा कि आप उसकी हेडिंग ही ये डालिएगा, वर्ड मीनिंग की हेडिंग नहीं डालिएगा बल्कि डालिएगा एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म्स। ठीक है, तो बर्रे आज़म लिखिएगा, पहले कॉन्टिनेंट लिखिएगा इस तरह से। ठीक है, फिर ऐसे करके लिखिएगा तो अब उसकी तफसील में आप बर्रे आज़म लिखिएगा। ज़मीन का एक बहुत बड़ा खित्ता जो कई तरफ से समंदर से घिरा हो। ठीक है, ऐसी जगह को कॉन्टिनेंट कहते हैं जो कई तरफ से समंदर से घिरा हो। जैसे ये देखिए ऑस्ट्रेलिया, एक तो खित्ता बड़ा है, आप कहेंगे ये देखिए ये भी तो समंदर से घिरा हुआ है लेकिन ये बड़ा नहीं है। तो ये वो खित्ता, बड़ा खित्ता हो और समंदर से घिरा हुआ हो तो ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है। इसी तरह से एशिया जो है वो ये पूरा एशिया कहलाता है, ये पूरा एशिया कहलाता है। ठीक है, तो ये देखें चारों तरफ से या कम से कम 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है और बहुत बड़ा खित्ता है। सिमिलरली यूरोप जो है वो ये अक्सर तरफ से पानी से, समंदर से घिरा हुआ है और एक बड़ा खित्ता है। अफ्रीका चारों तरफ से ही पानी से घिरा हुआ है तकरीबन और ये समंदर से घिरा हुआ है और एक बहुत बड़ा खित्ता है। तो बर आज़म की डेफिनेशन आपको समझ में आई। कॉन्टिनेंट तो ये नीचे 3 कॉन्टिनेंट्स दिखा रहा है, यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। Pakistan is strategically located at a link between the Islamic bloc to the west and north and South Asian countries to the east. ईस्ट किधर होता है? ईस्ट। वेस्ट किधर होता है? वेस्ट। नॉर्थ किधर होता है? नॉर्थ। ठीक है, मैप के ऊपर ये डायरेक्शन इस तरह से होती हैं। तो पाकिस्तान स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। अब स्ट्रैटेजी का मतलब तो हिकमत अमली होता है, लेकिन आप अंडरलाइन कीजिएगा स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड, इसको रजिस्टर में लिखिएगा, उसके मीनिंग में लिखिएगा यानी उसकी एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म में लिखिएगा कि बड़े ख़ास तरीके से मौजूद है। पाकिस्तान बड़े ख़ास तरीके से मौजूद है इस जगह पे जहाँ पे पाकिस्तान है, वो इस तरह से
कि जो इस्लामिक दुनिया है, ये पूरी इस्लामिक दुनिया जो है, पूरी इस्लामिक दुनिया को पाकिस्तान कनेक्ट कर रहा है। इट इज़ अ लिंक, ये राब्ते का ज़रिया है, कनेक्ट करता है इस्लामिक ब्लॉक को। इस्लामिक ब्लॉक इसलिए कहते हैं कि ये मिले हुए हैं कंट्रीज़ एक से, यानी जैसे घर नहीं मिले होते एक से एक, दीवार से दीवार मिली होती है, तो पूरा ब्लॉक है इस्लामिक कंट्रीज़ का। इस्लामिक ब्लॉक को जो है वो कनेक्ट करता है वेस्ट और नॉर्थ से। तो देखिए हमारे बाद से दूसरे कंट्रीज़ शुरू हो जाते हैं जो इस्लामिक कंट्रीज़ नहीं, यहाँ भी और यहाँ भी। तो वेस्ट और नॉर्थ को कनेक्ट करता है इस्लामिक कंट्रीज़ के ब्लॉक से। एक तो ये बात हो गई। एंड साउथ एशियन कंट्रीज़ टू द ईस्ट, और साउथ एशियन जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, अब एशिया ये है तो इसका साउथ जो है वो ये है, तो साउथ एशियन कंट्रीज़ ये कहलाएंगे। ठीक है, तो साउथ एशियन कंट्रीज़ से भी कनेक्ट करता है इस्लामिक वर्ल्ड को। तो ये एक सेंट्रली लोकेटेड कंट्री समझा जाता है साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करने वालों में, साउथ एशिया से कनेक्ट करने वालों में। तो एशिया का एक सेंट्रल, अगर एशिया इसको मान लिया जाए, तो एशिया का सेंट्रली ऑलमोस्ट पॉइंट बनता है पाकिस्तान, कमोबेश। ठीक है, तो ये बड़ी एक ज़बरदस्त लोकेशन है, इसलिए इसको स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड ख़ास तरीके से मौजूद है पाकिस्तान। तो ऑल्सो नोट द लोकेशन ऑफ सऊदी अरेबिया। ज़रा गौर कीजिएगा कि सऊदी अरेबिया की जो लोकेशन है इन रिलेशन टू द इस्लामिक कंट्रीज़ अराउंड इट। व्हाट डज दिस एक्सप्लेन अबाउट द स्प्रेड ऑफ इस्लाम। पहले तो मैं इसकी बात करता हूँ कि देखिए सऊदी अरब की जो लोकेशन है, इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं इनके यहाँ, इनके बीच में सऊदी अरब कहाँ लोकेटेड है। तो गौर कीजिए कि इस्लामिक ब्लॉक के अंदर सऊदी अरब जो है वो ऑलमोस्ट सेंट्रली लोकेटेड है। ठीक है, इस्लामिक ब्लॉक के अंदर सऊदी अरब ऑलमोस्ट सेंट्रली लोकेटेड है। तो ये जो सेंट्रली लोकेटेड इस्लामिक ब्लॉक में सऊदी अरेबिया है, इसके बारे में एक सवाल किया है इन्होंने कि इस्लामिक ब्लॉक यानी इस्लामिक कंट्रीज़ या इस्लामिक ममालिक जो बहुत सारे हैं, उनमें सऊदी अरेबिया बीच में क्यों है। तो आपसे सवाल कर रहे हैं व्हाट डज दिस एक्सप्लेन अबाउट द स्प्रेड ऑफ इस्लाम। इस्लाम के स्प्रेड के बारे में आप इससे क्या बात निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए और अपने अपने रजिस्टर्स में ये सवाल उतारिए, और उसके बाद ख़ुद ही हर बच्चा अपने जहन से इसका जवाब दे और बारी बारी सबसे जवाब सुने, और फिर मैं अपना जवाब दूंगा। हो सकता है कुछ बच्चों का जवाब उससे मैच करे, कुछ का ना करे, इट डजेंट मैटर। हम लोग अपनी अपनी सोच इवॉल्व कर रहे हैं। तो प्लीज़ पॉज कीजिए यहाँ पे। तो सब ने अपने अपने आंसर्स दिए। तो मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पे इसको देख के ऐसा महसूस होता है कि इट सीम्स दैट इस्लाम स्प्रेड इवनली in all directions. It seems that Islam spread evenly in all directions. After its advent, पैदा होने के बाद या आने के बाद इस्लाम जो है वो हर डायरेक्शन में इवनली फैला। करंट मैप जो है वो इस्लाम के एक्चुअल स्प्रेड को शो नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत से ऐसे ममालिक थे जो पहले मुसलमान थे या इस्लामी ममलिकत में शामिल थे, अब वो नहीं नज़र आ रहे आपको इस्लामी ममलिकत में शामिल। तो आपको पता है कि पहले ये पूरा इस्लामी ममलिकत में शामिल था, ये पूरा इलाका इस्लामी ममलिकत में शामिल था, ये पूरा कनेक्टेड था इस तरह से। ठीक है, ये फिर ये आपका स्पेन कहाँ गया, ये रहा, ये यहाँ पे, ये और नीचे तक। तो इसको अगर अब इस तरह से देख लिया जाए तो इस्लामिकली आप गौर करें कि सऊदी अरेबिया वो इज़ इन सेंटर। व्हेन समथिंग इज़ इन सेंटर इट मीन्स कि ये किसी चीज़ का फोकल पॉइंट है। तो हर तरफ बराबर से ही इस्लाम फैला, तो इस्लाम हर तरफ पूरी दुनिया में स्प्रेड हुआ, ये एक बात इससे निकाली जा सकती है। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। अगली बात जो इन्होंने कही, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। तो ये पाकिस्तान की इन्होंने थोड़ा डिटेल में डेप्थ में जाके पाकिस्तान के जो नेबर्स हैं उनको दिखाया है। दिस मैप शोज द सब कॉन्टिनेंट एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। याद रखिए सब कॉन्टिनेंट क्या होता है। सब कॉन्टिनेंट कहते थे पहले, आपको पता है कि अगर मैं वापस पुराने वर्ल्ड मैप पे जाऊं इस पे, तो ये पूरा इलाका जो है वो एक, बल्कि थोड़ा और ये भी,
ये पूरा इलाका अंडर वन रूल था। तो दिस वाज अ ह्यूज एरिया which had almost all possible resources that could be there। बहुत बड़ा इलाका था और इसमें खेत खलियान भी थे, दरिया भी थे, समंदर भी था, पहाड़ भी थे। ये पहाड़ों का पूरा सिलसिला है। माउंट एवरेस्ट यहाँ है, देखें। पहाड़ भी थे यहाँ पे और पानी, जैसे मैंने कहा, दरिया भी था। मिनरल्स भी थे, यहाँ पे मिनरल्स हैं, यहाँ पे मिनरल्स हैं, मिनरल्स भी थे। फसलें बेहतरीन उग सकती थी। तो वट एवर यू कुड थिंक ऑफ, जंगलात थे। तो हर तरह के नेचुरल रिसोर्स यहाँ पे मौजूद था। पॉपुलेशन भी अच्छी खासी थी, जो कि ज़बरदस्त उस वक्त के लिए ज़रूरत थी कि भाई सारे के सारे जो रिसोर्स हैं उनको यूटिलाइज़ करने के लिए पॉपुलेशन चाहिए होती थी। तो इट वाज अ वेरी पावरफुल रीजन। इस पूरी दुनिया में इसका बड़ा डंका था। तो इस एरिया को ऐसा कहते थे कि इतना बड़ा पोर्शन और इतना इम्पोर्टेंट पोर्शन है, इट सीम्स लाइक इट्स अ स्मॉल कॉन्टिनेंट। और गौर करें तो समहाउ ये ऑस्ट्रेलिया के करीब करीब पहुंचता है इसका साइज़। पॉपुलेशन में तो ऑस्ट्रेलिया से कहीं ज़्यादा है। तो इट सीम्स लाइक अ स्मॉल कॉन्टिनेंट। और तो इसको ये ऑनर देने के लिए ये बात कही जाती है, इट्स अ सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, कि ये छोटा बर आज़म है ये एरिया। तो इसलिए सब कॉन्टिनेंट की जब हम तस्वीर की बात करते हैं तो वो ये बनती है। So this map shows the subcontinent and its neighboring countries। तो आप अंडरलाइन कीजिए सब कॉन्टिनेंट को, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखिए कि पाकिस्तान, सॉरी इंक चेंज करते हैं, आपको नज़र नहीं आ रही होगी अच्छी, थोड़ा कलर डार्क कर लेते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह को मिलाकर जो खित्ता बनता है, जो इलाका बनता है, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। The subcontinent is largely shut off from the rest of Asia by deserts in the west। अब सब कॉन्टिनेंट का ना बाकायदा ऐसे लगता है, आप तो ऐसे देख रहे हैं ना बिल्कुल कोरे मैप पे। जब आप रिलीफ मैप पे देखेंगे तो आपको और वाज़ेह होगा कि सब कॉन्टिनेंट ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने कोई लाइंस को खींच के बाकायदा एक अलग से ही हिस्सा कर दिया एशिया में से काट के। ये पूरा ये यहाँ से ये पहाड़ ही पहाड़, इतने ऊंचे पहाड़ हैं इनको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। पहाड़ ही पहाड़ हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे। ठीक है, ये भी पहाड़ी इलाका है, ये सहराई इलाका है, ये सहराई इलाका है, डेजर्ट। तो बता रहे हैं कि सब कॉन्टिनेंट इज़ लार्जली शट ऑफ फ्रॉम रेस्ट ऑफ एशिया बाय डेजर्ट्स इन द वेस्ट। वेस्ट की तरफ डेजर्ट्स हैं हमारे। अभी सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही खाली। तो ये बाकी एशिया से थोड़ा कटा हुआ ऐसा लगता है कि हिस्सा बना हुआ है, क्योंकि वेस्ट में डेजर्ट्स हैं, सहरा हैं। एंड बाय द हिंदू कश एंड कराकोरम एंड हिमालय माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ। ये मुख्तलिफ रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस, हिमालयाज़, हिंदू कश एंड कराकोरम। तो ये कराकोरम हमारे पास यहाँ कहीं है गालिबन, थोड़ा सा आगे पीछे होगी। और ये पूरा जो सिलसिला है ये पहाड़ी सिलसिलों के नाम रखे हुए हैं हमने। तो कराकोरम है, हिंदू कश है और हिमालयाज़। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि ये एशिया से थोड़ा सा कटा हुआ रीजन है पहाड़ों और सहरा की वजह से। पाकिस्तान इज़ द नॉर्थ वेस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। पाकिस्तान इज़ इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट का नॉर्थ और वेस्ट, तो ये नॉर्थ वेस्ट कहलाता है। ठीक है, पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में। ऑल थ्रू हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट ट्रैवल रूट्स to and from the rest of Asia have passed through it because of passes through the mountains। जब चूँकि जैसे हमने कहा कि रास्ते ब्लॉक्ड हैं, बहुत मुश्किल रास्ते हैं, तो मुख्तलिफ़ जगहों पे कहीं कहीं ऐसे पासेस
पासेस जो है ना, वो जोग्राफिकली जब हम बात करते हैं तो पहाड़ों के बीच में से ऐसा रास्ता जहाँ से आसानी से गुजर के जाया जा सके, उनको कहा जाता है। चाहे वो कुदरती तौर पे बना हुआ हो या इंसानों ने पत्थर काट काट के बनाए हो। तो कुछ पासेस ऐसे बने हुए हैं जहाँ जहाँ से कि ऊपर के इलाकों से, नॉर्दर्न इलाकों से, वेस्टर्न इलाकों से इस सब कॉन्टिनेंट में घुसना पॉसिबल है। वो पाकिस्तान से होके वहाँ घुसा जाता था, या इन एरियाज से। तो पाकिस्तान ऑल थ्रू हिस्ट्री, पूरे ज़माने में, तारीख़ी ज़माने में, तारीख़ में पूरे वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेवल रूट्स, बहुत अहम सफ़र के रास्ते हैं जो कि टू एंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया, एशिया की तरफ जाते हैं और एशिया से आते हैं, वो गुज़रे हैं, हैव पास थ्रू इट, वो पाकिस्तान से गुज़रे हैं बिकॉज ऑफ द पासेस थ्रू द माउंटेन्स, क्योंकि हमारे पहाड़ों में पासेस बने हुए हैं। बोलान पास है आपका, जो है वो खुंजराब पास है, और आपका खैबर पास है। इन द वेस्ट द खैबर एंड बोलान passes लीड टू अफगानिस्तान एंड ऑन टू ईरान। वेस्ट में जो खैबर पास है और जो बोलान पास है, कमोबेश में थोड़ा आगे पीछे कर रहा हूँ, डायरेक्ट इतना डिटेल मैप नहीं है तो मैं एक अंदाजे से लगा रहा हूँ। वो अफगानिस्तान और फिर इवेंचुअली ईरान की तरफ रास्ता देते हैं पहाड़ों में से निकल के। एंड सेंट्रल एशिया एंड इवन यूरोप, और ना सिर्फ यहाँ तक बल्कि अगर आप देखें तो अगर कोई हमारे इन पासेस से गुज़र जाएगा तो ख़ुद ब खुद वो यहाँ से निकल के जो ये लॉक्ड कंट्री है, लॉक्ड है, यहाँ से ऊपर इधर नहीं जा सकते थे, इधर नहीं जा सकते थे। तो हमारे जो पासेस हैं उनमें रास्ते ऐसे बने हुए हैं कि वहाँ से निकल के बंदा अफ़गानिस्तान, ईरान तो जा ही सकता है, लेकिन सेंट्रल एशिया, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल एशिया तक पहुँच सकता है। और इवन ये इन रास्तों से होता हुआ यूरोप को भी जा सकता है, यूरोप के लिए रूट भी मौजूद है। बात समझ में आ रही है? इन द नॉर्थ द हाई खुंजराब पास 4700 मीटर्स लीड टू चाइना। नॉर्थ में हमारे यहाँ पे एक पास है जो कि चाइना की तरफ जाता है, जो बहुत हाइट पे है। रोड बनाते बनाते हम पहाड़ों पे चढ़ते चढ़ते, सड़क बनाते बनाते यहाँ तक पहुँचे कि बहुत हाइट पे जाके हमें एक पास हमने बनाया जो कि चाइना की तरफ जाता है। 4700 मीटर बुलंद है, ये बहुत ऊंचा पास है। ठीक है। दिस मैप शोज द साउथ एशियन कंट्रीज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं जिनके नाम हैं आपको पता होने चाहिए कि पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान है, ये ईरान है, ठीक है, इंडिया है, फिर नेपाल छोटा सा, भूटान और छोटा सा। ये सब पहले जो ग्रेटर इंडिया था ना, मुग़ल एम्पायर था, उसमें सब ये आता था। म्यांमार भी उसमें शामिल था। पहले म्यांमार को बर्मा कहते थे, फिर बांग्लादेश, ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, फिर पाकिस्तान से आज़ाद हो गया। नीचे देखें थाईलैंड है, चाइना दिखा रहे हैं। तो ये आपका मैप है साउथ एशिया का। लेट्स मूव फॉरवर्ड। साइड में क्या कहा हुआ इन्होंने? यस, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं साउथ एशिया के। किसके पास कितना इलाका है किलोमीटर्स में बताया हुआ है, स्क्वायर किलोमीटर्स में। बांग्लादेश के पास 144, भूटान के पास 47, इंडिया के पास 3288 स्क्वायर किलोमीटर। मालदीव्स बहुत छोटा सा है, 0.3, नेपाल छोटा है 147, पाकिस्तान 796, श्रीलंका 66। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस इज़ अ रिलीफ मैप ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अब इस रिलीफ मैप को पहले एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि रिलीफ मैप क्या होता है। जब हम चाहते हैं कि मैप देख के कुछ कलर्स की मदद से, शेडिंग की मदद से मैप देखने वाले को अंदाज़ा हो जाए मुख्तलिफ़ बातों का। कभी हम कलर्स की मदद से दिखा सकें कि किस इलाके में कहाँ पहाड़ हैं और कहाँ मैदान, किस इलाके में कहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, कहाँ ज़्यादा सर्दी, किस इलाके में कहाँ ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ कम बारिश होती है, किस इलाके के अंदर कहाँ ज़्यादा आबादी है, कहाँ कम आबादी है, और ये हम मुख्तलिफ़ कलर्स की मदद से दिखाना चाहें तो इस कलर की डिपिक्शन से मैप के अंदर मुख्तलिफ़ इंफॉर्मेशन मालूम करवाने को रिलीफ मैप कहते हैं। रिलीफ मैप जो है वो मैप होता है
जो कि कलर्स की डिपिक्शन से या शेडिंग की डिपिक्शन से वो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन उसी मैप में शो कर रहा होता है। तो ये एक रिलीफ मैप है जो कि लैंड हाइट और सी डेप्थ के बारे में बता रहा है। ये बता रहा है जहाँ पे इतना लाइट कलर, लाइट पिंक सा कलर है, वो सबसे ज़्यादा हाई है, 5000 मीटर से बुलंद है वो। और जहाँ हमने डार्क ग्रीन किया हुआ है वो बिल्कुल सतह समंदर के ऊपर है। और जहाँ ब्लू करना शुरू कर दिया है वो समंदर, और समंदर से नीचे फिर गहरा समंदर, और बहुत गहरा समंदर, 6000 मीटर गहरा समंदर है। तो आप ये देखिए कि कहाँ कहाँ ये इंफॉर्मेशन हमें कैसे गाइड कर रही है। सबसे पहले तो अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान पे फोकस करूं, सिर्फ पाकिस्तान पे फोकस करूं, आपको शायद ये अब वाज़े हो रहा होगा कि सिर्फ पाकिस्तान पे फोकस करें अगर हम, तो देखें लाइट पिंक कलर जो है ना वो ये है, दिस इज़ वेरी हाई, जो हमने ये बात की भी थी कि ये हाई हाई माउंटेन्स हैं। ठीक है, ये एवरेस्ट है, हिमालयाज़, और ये हिंदू कश, ये काराकोरम, ये रहा काराकोरम। ठीक है, तो ये एरिया बहुत हाई एल्टीट्यूड का है। ये भी कम नहीं है, जो ब्राउन है ये भी ऐसा नहीं है कि कम है। तो ये देखें, ये जो बलूचिस्तान के एरियाज़ में ये डेजर्ट भी हैं, लेकिन साथ में ऊंचाई भी है, इनकी हाइट भी है, माउंटेनस भी हैं। और फिर ये ग्रीन की तरफ अगर हम आते हैं तो ये मैदानी इलाके हैं। तो देखें ये पूरा दरियाई मैदानी इलाका, ये दरिया सिंध यहाँ से बहता है, तो दरियाई इलाका ये है। और इंडिया में भी देखिए आप, तो ये प्लेन्स हैं, ये मैदानी इलाके हैं। ठीक है जी। और बाकी एशिया में देखें तो ये भी कुछ माउंटेनस एरिया है आपका, अफगानिस्तान, ईरान भी कुछ माउंटेनस एरिया है। इतना नॉर्मल नियर टू सी लेवल इनके पास है ही नहीं या कम है, और ऊपर वालों के पास तो है ही नहीं। तो ये जो हमारी लैंड है ना, आप गौर करें कि लैंड नियर टू सी लेवल सबसे ज़्यादा इस रीजन में यहीं बनती है, पाकिस्तान और इंडिया के अपर एरियाज़ में कहीं। उसके बाद समंदर भी देखें तो हमारे पास अच्छा खासा गहरा समंदर मौजूद है। ये देखें डार्क ब्लू, ये डार्क ब्लू। अच्छा, गहरा समंदर होने के कुछ फ़ायदे हैं। समंदर इतना गहरा होता है, आबी हयात उसमें इतनी ज़्यादा होती है, उतने बड़े जहाज़ उसमें आ सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो this is a relief map of subcontinent. A relief map shows usually by means of different colors the height of the land above the sea level. It also shows rivers and lakes and other geographical features. ये सारी बात मैंने आपको बताई कि रिलीफ मैप डिफरेंट कलर्स की मदद से लैंड की हाइट, या कहाँ ज़्यादा बारिश होती है, या कहाँ दरिया हैं, कहाँ समंदर हैं, कहाँ झीलें हैं, ये चीज़ें पता चलती हैं। और अदर जोग्राफिकल फ़ीचर्स, और मुख्तलिफ दूसरे ज़मीन के जो फ़ीचर्स हैं वो मालूम होते हैं। You can see that the northern part of the subcontinent are very high, up almost now 9000 meters. सबकॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट्स, ये रहे सबकॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट्स, ये काफ़ी हाई हैं, तकरीबन 9000 मीटर तक बुलंद हैं बाज़ जगहों पे। ठीक है, आपको पता है कि इसमें K2 भी है, माउंट एवरेस्ट भी है, ये सब चीज़ें यहीं पाई जाती हैं। दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों में से कुछ यहाँ मौजूद हैं। फिर लैंड बिलो 300 मीटर्स इज कलर ग्रीन, 300 मीटर से जो कम ऊंची है वो ग्रीन की गई है। एंड दिस इज़ यूजली द मोस्ट फर्टाइल एरिया बिकॉज देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर क्रॉप्स। ज़ाहिर है जो ज़मीन नीचे होगी दरिया बह के उसी तरफ आएगा, और दरिया अपने साथ मुख्तलिफ डिपॉजिट्स भी लाता है, उसकी वजह से ज़मीन ज़रखेज़ हो जाती है। तो जो लैंड 300 मीटर से कम ऊंची है वो ग्रीन से दिखाई गई है। और डेजर्ट्स आर ऑल्सो कलर्ड ग्रीन बिकॉज दे आर यूजली बिलो 300 मीटर्स। कहीं कहीं डेजर्ट्स जो हैं वो भी ग्रीन से ही दिखाए गए हैं। अच्छा, मैं आपको दिखाऊं तो वो डेजर्ट कहाँ है, ये डेजर्ट है हमारे पास। ऑल्दो कि डेजर्ट है, ग्रीन से इसलिए दिखाया गया है कि इसकी हाइट तो कम ही है, तो इसलिए ग्रीन से शो हुआ है। फिर बट दे हैव ब्राउन डॉट्स टू शो दैट दे आर ऑफ नो यूज़ फॉर फार्मिंग। लेकिन जहाँ डेजर्ट्स को ग्रीन किया गया है वहाँ साथ साथ उस पर डॉट भी डाल दिए गए हैं ताकि ये पता चल जाए कि इस पर कल्टीवेशन नहीं हो सकती, इस इलाके में कल्टीवेशन नहीं हो सकती। ये सिंध का डेजर्ट है, ये पंजाब का डेजर्ट है। ठीक है जी। फिर
तो मैप को देख के ही हम बहुत कुछ बता सकते हैं। मैप देख के हम बता सकते हैं कहाँ फसल उगेगी, कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ दरिया हैं, कहाँ पे जो है वो अच्छी फसल उगा सकते हैं, कहाँ पे मिनरल्स होंगे। फिर मोस्ट ऑफ द वाटर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम द टू ग्रेट रिवर सिस्टम। जो सब कॉन्टिनेंट है, पूरा पूरा सब कॉन्टिनेंट है, इसमें पानी दो बड़े दरियाई सिस्टम्स में से आता है। कौन कौन से दो बड़े दरियाई सिस्टम्स हैं? दी इंडस एंड दी गैंगस, दरियाए सिंध और गंगा। ठीक है। द वैली ऑफ द रिवर गैंगस इज द मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ इंडिया। गंगा के आसपास की जो वादी है या जो इलाका है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। और ये भी कहाँ से बह रहा है? बह ये यहीं से रहा है, हिमालयाज से। यहीं से हमारा ये बहता है दरिया सिंध। ये 5 जगहों से मिलके बनता है ना, यहीं से दरिया सिंध बहता है। यहीं से इसी इसी इन्हीं पहाड़ों की बर्फ़ पिघलने से ये दरियाए गंगा बहता है। ठीक है। तो दरियाए गंगा या गैंगिस के आसपास का जो इलाका है वो इंडिया का सबसे फर्टाइल इलाका है, सबसे ज़्यादा ज़रखेज़ इलाका है। फर्टाइल को अंडरलाइन कर लीजिए, इसको रजिस्टर में लिखिए और इसका मतलब लिखिए ज़रखेज़, जहाँ ज़्यादा फसल उग सकती है आसानी से। द लैंड इज़ लो लेइंग, द लैंड जो ज़मीन है वो लो लाइंग है, यानी ज़मीन नीची है, बहुत ऊंची नहीं है, पहाड़ी टाइप की नहीं है। एंड देयर इज़ प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, और बहुत पानी मौजूद है इरिगेशन के लिए। इरिगेशन को अंडरलाइन कर लीजिए। इरिगेशन का मतलब होता है फसलों को पानी देना। तो काफ़ी पानी यहाँ फसलों को देने के लिए मौजूद है। इसको आप उर्दू में आब पाशी कहते हैं। इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, आब पाशी। ठीक है, फसलों को पानी देने के लिए पानी बहुत होता है। दिस इज़ वेयर मोस्ट ऑफ इंडियाज़ एग्रीकल्चर टेक प्लेस। इंडिया का ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर है, जो ज़राअत है, वो यहीं होती है। The river Ganges enters the Bay of Bengal through a huge delta in which the rivers are changing their course all the time. जो गंगा का दरिया है वो बे ऑफ बंगाल में दाखिल होता है। बे ऑफ बंगाल कहाँ है? ये रही बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल का मतलब हुआ कि समंदर के मुख्तलिफ़ हिस्सों को हमने मुख्तलिफ़ नामों से पुकारते हैं। तो इस जगह को हम बे ऑफ बंगाल कहते हैं। ये देखें, ये बांग्लादेश के करीब है, यहाँ कहीं बांग्लादेश है ना, ये रहा। तो बे ऑफ बंगाल कहलाता है। और यहाँ पे गंगा जो है वो दाखिल होता है समंदर में। जब दरिया समंदर में दाखिल होता है तो बड़ी खूबसूरत नज़ारा होता है। कभी देखने से ताल्लुक़ रखता है, कभी देखिएगा आप कि दरिया समंदर में कैसे दाखिल होता है। बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जी, ये गंगा शुरू हो रहा है। मैंने कहीं भी इंटरेस्टिंग वीडियो थी आपको दिखाऊँ मैं। और ये देखिए, ये एक वीडियो है जिसमें हमें दिखा रहे हैं कि गंगा जो है वो बे ऑफ बंगाल में दाखिल हो रहा है। अच्छा, अब गंगा दरिया जो है वो पीछे से मटियाला ज़मीन पे से होता हुआ आ रहा है, मिट्टी वाली ज़मीन से आ रहा है। तो ये जो है यहाँ पे मटियाला पानी दाखिल हो रहा है समंदर के अंदर। और समंदर जो है वो अपना चूँकि अरसे से कायम है तो उसकी मिट्टी नीचे बैठ चुकी है, उसका पानी जो है ब्लू है। तो ये बड़ा हसीन नज़ारा होता है। और यहाँ जो जो ज्वाइन होता है ना, जहाँ पे दरिया समंदर के साथ, उसको डेल्टा कहते हैं। तो एक डेल्टा बनता है, यानी वो दोनों पानी एक दूसरे को टक्कर जहाँ मार रहे होते हैं, वहाँ पे ज़मीन की एक ख़ास ज़मीन के अंदर रास्ते बन जाते हैं पानी के गुजरने के, मल्टीपल रास्ते। तो वो जो है वो डेल्टा कहलाता है। तो यही लिखी है बात यहाँ पे कि रिवर गैंगिस एंटर द बे ऑफ बंगाल थ्रू अ ह्यूज डेल्टा। बहुत बड़ी जगह ऐसी बनती है। ये दरिया जब समंदर में मिलता है तो ये ऐसे ऐसे टूट जाता है और बड़ी तेज़ी से ये शामिल होता है। तो बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा होता है। खूब जो है वो लहरें उठती हैं और पानी पानी से टकराता है, तो जो बड़ा मज़ेदार सा सीन बनता है। और यहाँ पे फिंगर्स बनी हुई होती हैं दरिया की, मतलब क्योंकि वो कई उसमें टूट के समंदर में शामिल होता है आखिर में। तो ये इलाका डेल्टा कहलाता है। ह्यूज डेल्टा मतलब बहुत बड़ा इलाका होता है इसमें। इस डेल्टा का इलाका बहुत बड़ा है। इन विच द रिवर्स आर चेंजिंग देयर कोर्स ऑल द टाइम। और दरिया यहाँ पे अपना रास्ता बदलता रहता है। कभी यहाँ से दाखिल होता है समंदर में, कभी यहाँ से आ जाता है, कभी यहाँ से आता है। जिधर पानी का फ़्लो ज़्यादा बहता है बनता है, उस तरफ से दरिया जो है वो
समंदर में शामिल हो जाता है। तो द डेल्टा को अंडरलाइन कीजिए और उसकी टर्म की मीनिंग लिखिए कि जहाँ दरिया का पानी समंदर से जा मिलता है, जहाँ दरिया समंदर से जा मिलता है। ठीक है। रिवर्स आर चेंजिंग देयर कोर्स, दरिया अपना रास्ता बदलते रहते हैं हर वक्त, ख़ासतौर पे डेल्टा के करीब आके तो रास्ता बदलता रहता है। मच ऑफ द डेल्टा इज़ इन बांग्लादेश, इस डेल्टा का ज़्यादातर इलाका बांग्लादेश में है। द लो लाइंग कंट्री साइड floods almost every year when storms hit the coast in the late summer, destroying crops and killing people and animal. अच्छा, अब चूँकि ये इलाका जो हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश का, ये इलाका यहाँ पे जाके गंगा जो है वो मिल रहा है, तो ये इलाका बहुत नीचा है, ये बहुत नीचा इलाका है ज़मीनी तौर पे, समंदर से बहुत ज़्यादा इसकी सतह ऊंची नहीं है, जिसकी वजह से ज़रा सा भी समंदर में तूफ़ान आता है ना, तो ये यहाँ की सारी फसलें तबाह होती हैं, यहाँ पे तूफ़ान आ जाते हैं तो बेतहाशा लोग बेघर होते हैं, जानवर मर जाते हैं, लोग भी मरते हैं। तो इसलिए बंगाल के साहिल के ऊपर या साहिली इलाकों पे काफ़ी ये हालात ख़राब रहते हैं इस तरह के, बांग्लादेश। ठीक है। तो ख़ास तौर पे जो ये नीचे पाया जाने वाला जो 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 इलाका है जहाँ पे कि फ्लड्स बहुत आते हैं तकरीबन हर साल ही, जबकि तूफ़ान जो हैं वो कोस्ट को यानी साहिल को हिट करते हैं लेट समर में, ये तकरीबन मानसून का ज़माना होता है हमारा, तो इस वक्त काफ़ी चीज़ें तबाह बर्बाद होती हैं। ठीक है जी, इंटरेस्टिंग बात थी ना ये। Sub is a Latin word meaning a smaller part of lesser part. Why do you think the Indian subcontinent is called subcontinent? ये हमने बात कर ली है, तो ज़रा शाबाश यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और इस बात का जवाब दीजिए कि सब कॉन्टिनेंट को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं। आपका क्या ख्याल है? अभी तक हमने जो बात की उसके बाद आगे चलिएगा, सब लिखिए और अपना अपना जवाब शेयर कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। जी जनाब, तो अब आगे चलते हैं। द डेक्कन इज़ अ प्लेट्यू, highland above sea level that is fairly dry part of the subcontinent with about 1500 millimeter of rain in a year. It is very warm and generally not very fertile for farming. अच्छा जी, ये कौन सी जगह है, इसकी हम बात करते हैं। देखिए ये है डेक्कन प्लेट्यू। जब प्लेट्यू क्या होता है, प्लेट्यू को लिख लीजिए, उसके आगे तफसीर में लिखिए वो पहाड़ी इलाका जो ऊपर से फ्लैट हो, फ्लैट को हम लिखेंगे ऊपर से सीधा हो, तो और इससे बेहतर कुछ लिख सकते हैं, यूं कह लीजिए मैदान नुमा हो, ताकि बात समझ में तो आए कहना क्या चाह रहे हैं। तो समझ लें कि ये पहाड़ी इलाका है, अगर पहाड़ को ऊपर से काट दें तो ये एक मैदान नुमा सी जगह बनेगी, इसको प्लेट्यू कहते हैं। उर्दू में इसको सतह मुर्तफ़ा कहते हैं, सतह मुर्तफ़ा, सॉरी। ठीक है, तो ये डेक्कन प्लेट्यू है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फसल नहीं उगती, बारिश पानी और ज़रख़ेज़ ज़मीन और मैदानी इलाका ये चीज़ें नहीं मौजूद हैं। चूँकि मैंने आपसे कहा कि हिमालय ऊंचा है, हिमालय से नीचे की तरफ पानी आएगा तो उन इलाकों में ज़्यादा जाएगा जिनकी ऊंचाई कम है, तो ये ग्रीनर एरिया है। सिंध का पानी यहाँ से आता है, दरिया सिंध का, गंगा का यहाँ बह जाता है। ठीक है, तो यहाँ इसलिए नहीं आता कि ये इतना नीचा नहीं है निस्बतन, ये रास्ता ज़्यादा नीचा रास्ता है, तो यहाँ से बहता हुआ निकलता है। ठीक है जी, वापस चलते हैं अपने पेज की तरफ। तो डेक्कन इज अ प्लेट्यू हाईलैंड अबव सी लेवल, दिस इज़ फेयरली ड्राई पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट का थोड़ा खुश्क इलाका है और साल में महज 1500 mm बारिश होती है यहाँ पे। इट इज़ वेरी वार्म एंड जनरली नॉट वेरी फर्टाइल फॉर फार्मिंग, यहाँ काफ़ी गर्मी भी होती है और ये फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया नहीं है, ज़रखेज़ नहीं है। शोन बिलो इज़ अ रिलीफ मैप ऑफ पाकिस्तान, अब पाकिस्तान के रिलीफ मैप पे आ गए। यू कैन सी दैट द पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ आर वेरी हाई इंडीड,
आप देख सकते हैं कि नॉर्थ के इलाके काफ़ी हाई हैं। अभी इन्होंने फिर लैंड हाइट को एक नए कलर से शो किया है। दिस इज़ वेरी हाई, दिस इज़ अबव 5000 एंड ग्रीन इज़ अगेन ऑलमोस्ट नियर टू सी लेवल और इन बिटवीन है। तो देखिए पाकिस्तान का ज़्यादातर इलाका पहाड़ी नुमा सा है, विच इज़ 2000 और अबव। ये देखिए ज़्यादातर इलाका पाकिस्तान का 2000 एंड अबव है, और ये जो है पाकिस्तान का मैदानी इलाका है, और यहीं पे ज़्यादातर दरिया देखें मौजूद हैं हमारे, और ये दरिया सिंध आ रहा है और ये बाकी दरिया मिल के दरिया सिंध में जाके गिरते हैं और फिर दरिया सिंध आगे तक चलते चले जाता है। ठीक है, तो दरियाए सिंध और दरियाए हिंद एक ही चीज़ है। आपको बड़े मज़े का मैं फैक्ट बताऊं कि दरियाओं के नाम पे, दरिया चूँकि लाइफ सारी दरिया की वजह से होती थी, तो दरियाओं के नाम पे इलाकों का नाम होता था। तो ये जो दरिया है, ये दरियाए हिंद था और दरियाए सिंध भी था। ये एक ही नाम है जिसकी बिगड़ी हुई मुख्तलिफ शक्लें हैं। तो ये जो हिंद से हिंदू निकला है ना, ये इस दरिया की वजह से निकला है कि दरियाए सिंध के गिर्द रहने वाले या दरियाए हिंद के गिर्द रहने वाले लोग सिंधु या हिंदू या सिंधी या हिंदी कहलाते थे। ठीक है जी, तो हिंदुस्तान जो था वो भी दरियाए हिंद यानी दरियाए सिंध की वजह से नाम पड़ा था। कितनी मज़े की बात है कि अब हिंदुस्तान में हिंद ही नहीं है, जिसकी वजह से उसका नाम पड़ा था, तो वो हिंद ही हमारे पास मतलब पाकिस्तान में रह गया और उनके पास गैंगस रह गया। ठीक है, तो चलें वापस आते हैं पाकिस्तान का रिलीफ मैप। तो पाकिस्तान का जो नॉर्थ है वो बहुत हाई माउंटेन्स हैं। दे आर यूजुअली कलर्ड वाइट इन रिलीफ मैप्स टू शो दैट फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर दे आर कवर्ड इन स्नो। आमतौर पे इनको वाइट से शो किया जाता है, ये दिखाने के लिए कि सारा साल इनमें बर्फ़ पड़ी रहती है। ये इधर की बात हो रही है, इधर की बात हो रही है। ठीक है जी, यू कैन ऑल्सो सी दैट लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर डेजर्ट। आप ये भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े इलाके जो हैं वो सहरा हैं, सहराई हैं। और सहरा हमें कैसे पता चल रहा है? एक तो ये कि इन्होंने मज़ीद कुछ इंडिकेशंस दी हुई हैं, लेट्स सी। गौर से आप पढ़ें तो देखें, थल डेज़र्ट, चोलिस्तान डेज़र्ट, थर डेज़र्ट, खारान डेज़र्ट। ठीक है, तो ये डेज़र्ट्स जो हैं वो हमारे पास काफ़ी सारे हैं। फिर कहाँ थे हम? हाँ, you can also see that large parts of countries are desert. In fact, only about 1/3 of Pakistan is suitable for farming. बल्कि अगर देखा जाए तो सिर्फ पाकिस्तान का 1/3 ही ऐसा है जहाँ फार्मिंग हो सकती है। या तो पहाड़ हैं या फिर डेजर्ट्स हैं, जिनकी वजह से 2/3 ऑफ पाकिस्तान में फार्मिंग नहीं हो सकती। एंड मोस्ट ऑफ दैट नीड्स इरीगेशन। और ज़्यादातर जो इलाके पाकिस्तान के जहाँ फार्मिंग हो सकती है, वहाँ कुदरती तौर पर बारिश हर वक्त ऐसी नहीं होती कि वो ख़ुद ब खुद फसलों का ख्याल हो सके उन वहाँ पे। बहुत से इलाक़ों में साल में फ़सल इस तरह से होती है कि फ़सल का टाइम होता है, उसके थोड़े दिन में बारिश होती है, बारिश से बीज को पानी ख़ुद ब खुद मिल जाता है और वो सारा साल फसलें अपनी अपनी मर्ज़ी की उगाते रहते हैं। लेकिन इन इलाक़ों में प्लेन्स तो मौजूद हैं, ज़मीन तो सीधी है, ज़रख़ेज़ तो है, लेकिन पानी बारिश से मौके पे नहीं आता। जिस वक्त बारिश की ज़रूरत होती है, जिस वक्त बीज बोने का टाइम होता है, उस वक्त बारिश नहीं होती। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि हमें यहाँ पे इरिगेशन करनी पड़ती है। अगेन मैंने इरिगेशन लिखवाया था, आप पाशी फसलों को पानी देना, जो कि बारिश के ज़रिए से ना हो बल्कि नहरों के ज़रिए से हो। तो अब इरिगेशन जहाँ आपने लिखा था वहाँ पे ज़रा और ये डिटेल लिख लें कि इरिगेशन हम कहेंगे कि जो फसलों को पानी दिया जाए नहरी निज़ाम से, ठीक है, कैनाल के थ्रू, बारिश के ज़रिए से नहीं, मैन मेड तरीक़ों से या ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू दिया जाए। ठीक है, ये बात ऐड कर लीजिएगा वहाँ पे इरिगेशन में। तो ज़्यादातर इलाकों को पानी पहुँचाना पड़ता है, बारिश से ख़ुद ब खुद पानी वहाँ नहीं पहुँचता वक्त पे। बारिशें होती तो हैं लेकिन उस वक्त नहीं होती जबकि हमें ज़रूरत होती है वहाँ पानी पहुँचाने के लिए। और बारिशें हमारी बड़ी अनइवन भी होती हैं, कभी बहुत ज़्यादा होती हैं, कभी बिल्कुल नहीं होती।
मच ऑफ द नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ वेरी हाई माउंटेन्स। ये बात हो गई, नॉर्थ और वेस्ट में काफ़ी ऊंचे पहाड़ हैं। दे आर लोअर बट वेरी ड्राई माउंटेन रेंजेस इन द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान के वेस्ट और साउथ वेस्ट में भी पहाड़ी सिलसिला है, और दो के उतना ऊंचा नहीं है जितना नॉर्थ में है, लेकिन फिर भी काफ़ी पहाड़ी इलाका यहाँ पे मौजूद है। In the more sheltered valleys of this region, fruits such as apple, grapes, oranges and apricots are grown. इसी वैली में कुछ जहाँ पे कुछ निस्बतन कम सख्त मौसम है। शेल्टर्ड कहने का मतलब होता है यहाँ पे कि कुछ प्रोटेक्टेड है वो सख्त मौसम से, कम पानी, सख्त मौसम, खुश्की, इससे निस्बतन कुछ प्रोटेक्टेड इलाके ज़ाहिर है बीच बीच में बहुत सारी जगहों पे होते हैं। तो इसी वैली में जहाँ पे कि माउंटेनस है लेकिन निस्बतन कम सख्त मौसम है, वहाँ पे जो है वो ये चीज़ें पाई जाती हैं, इनका जिक्र किया गया। द वेस्टर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान इज़ फेयरली हाई लैंड विच गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। वेस्टर्न एरिया है ये काफ़ी ऊंचा है और यहाँ पे रेनफॉल कम होती है। इट इज़ ऑफ लिटिल यूज़ फॉर क्रॉप फार्मिंग। यहाँ पे फसल उगाने का इस्तेमाल में ज़मीन को खास नहीं ला सकते। People here often have herds of sheep and goats, and in the drier season have to travel long distances to find food for the animals. यहाँ पे जो लोग होते हैं इनके पास अक्सर जो है वो गाय अपना भेड़ बकरियां वो चराते हैं, पालते हैं, और जो खुश मौसम आता है उसमें काफ़ी दूर दूर इनको अपने जानवरों को लेके जाना पड़ता है खुराक की तलाश में। अब यहाँ तक हमने ऑलमोस्ट आधा चैप्टर कवर कर लिया है, और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग एक काम करना सीखिए शाबाश आज के दिन, कि आप ये मैप जो पाकिस्तान का है इसको यहाँ क्लोज किया करें। वैसे ये जो मैप पाकिस्तान का है इस मैप को रफली बनाना सीखें। बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं होगा लेकिन 15-20 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो जो आउटलाइन है ना इस मैप की, इस आउटलाइन को बनाना सीखें, इसकी प्रैक्टिस करें। आज का असाइनमेंट ये है कि आप लोग जो हैं वो पॉज करें वीडियो को, और बल्कि स्टॉप करें, मैं यहाँ वीडियो एंड कर देता हूँ, इसको पार्ट 1 कर लेते हैं, और आप जो है वो इस मैप को रफ़ हैंड से ड्रॉ करना सीखें। पहले तो कई दफ़ा इसको ट्रेस करके सीखें, ट्रेस करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि अच्छा ये कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, फिर आप बग़ैर देखे भी कमोबेश इस तरह का बना पाएंगे। ठीक है, ये हमारे पाकिस्तान के मैप का एक जनरल आइडिया है। तो पहला आपका असाइनमेंट जो क्लास में ही आपको करना है वो ये है कि आप 1 से 2 पेजेस पहले रफ़ जगह कर सकते हैं तो रफ़ जगह अच्छा ही कर लें, नहीं है रफ़ जगह कोई बात नहीं, अपना रजिस्टर के अंदर ही मैप की 3-4 दफ़ा 3-4 एरियाज़ ले लें, उसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स हाथ फेरें और इसको रफ़ हैंड से देखें। बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट स्केच नहीं है लेकिन रफ़ हैंड से इसका स्केच बनाने की प्रैक्टिस करें। शाबाश। ये काम जब कर लें आप तो वीडियो को अनपॉज कीजिएगा, फिर मैं इस वीडियो से रिलेट करके आखिरी बात आपसे कहूँगा, फिर हम इसको एंड करते हैं। अब जब आपने ये मैप ड्रॉ कर लिया है तो अब आपका अगला काम ये है कि आप वो रफ़ लाइंस ड्रॉ करें जो लाइंस आपको हमारे सूबों की नज़र आती हैं। ठीक है, ये सूबा सिंध की लाइन है, ठीक है, ये सूबा बलूचिस्तान की लाइन है, ये सूबा पंजाब की लाइन है, कहाँ है जी, तकरीबन ये यूं जा रही है, ये यूं जा रही है। ठीक है, ये सूबा KPK की लाइन है, ये कश्मीर है, ये गिलगित बल्तिस्तान है। ठीक है, तो ये जो 4-5 एरियाज़ हैं इनकी लाइंस ड्रॉ करके आपको ये आना चाहिए कि किस तरह से हमारे सूबे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो एक दफ़ा फिर देखते हैं कि ये सिंध है, ये बलूचिस्तान है, ये हमारा KPK है, ये गिलगित बल्तिस्तान है, ये कश्मीर है, ये पंजाब, बाकी जो बच गया पंजाब है। तो फिर आप इस तरह से बता सकेंगे सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, KPK, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान। ये आपको नेक्स्ट लेवल पे करना है। जब आप ये कर लें तो फिर पहले वीडियो पॉज करें, पहले इसकी प्रैक्टिस करें उन्हीं मैप्स पे जो कि आपने ड्रॉ किए हैं,
उस पर आप प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद मैं अगला काम बताता हूँ, वीडियो को पॉज करें। अब जब आपने ये काम कर लिए हैं तो अब आप एक सर्कल ड्रॉ करना सीखिए हर सूबे में उस शहर का जो उस सूबे का मोस्ट इम्पॉर्टेंट या दारुल हुकूमत है। ये रहा कराची, तो कराची को ऐसे ड्रॉ करना सीखिए। ऐसा डॉट लगाइए और ऐसा डॉट लगाइए, इसके गेट सर्कल कीजिए। इसी तरह से ये रहा कोयटा, ऐसा डॉट लगाइए, ऐसे सर्कल कीजिए। कोयटा इज़ द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान। फिर आप जो है वो लाहौर को डॉट लगाइए, इंडिया के बॉर्डर के साथ है, बिल्कुल करीब ही है। इसी तरह से आप जो है वो पेशावर को डॉट लगाइए, सर्कल कीजिए। और फिर जो है वो आप कहाँ गया भाई इस्लामाबाद हमारा, इस्लामाबाद को डॉट लगाइए, सर्कल कीजिए। ठीक है, ये कर लीजिए कम से कम। आप अगर हो सके तो गिलगित को भी कर लीजिएगा, क्योंकि वो गिलगित बल्तिस्तान का कैपिटल है। तो फिर आपकी कुछ ऐसी शक्ल बनेगी ये डॉट्स के साथ। तो इन डॉट्स और सर्कल्स के साथ जो है वो आप इनके नाम भी लिखिएगा, कराची, कोयटा, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, गिलगित। ठीक है, तो जब आप ये कर लेंगे तो फिर मैं मानूंगा कि आपका आज का काम कंप्लीट हो गया। और इसकी प्रैक्टिस ऐसे हो जाएगी कि फिर आपको टेस्ट के लिए टीचर एक एम्प्टी मैप, ब्लैंक मैप देंगी। उस पर आपको सूबे का निशान लगाना होगा, शहरों का जो मेन शहर है उनका निशान लगाना होगा। ठीक है, तो इसकी तैयारी करने का असाइनमेंट आपको घर से दिया जा रहा है कि आप घर से इसकी प्रैक्टिस करके आएँ, खुद से करें, कहीं लिखी हुई नज़र आनी ज़रूरी नहीं है, कोई होमवर्क नहीं है इस तरह से कोई चेक होगा। चेक इसका ऐसे होगा कि टेस्ट है आपका, जिसमें आपको रफ़ हैंड से मैप ड्रॉ करना आना चाहिए। एक तो ये टेस्ट है, लेकिन जब आपको ये सूबे और शहर मार्क करने होंगे तो आपको पहले से ड्रॉन मैप मिलेगा, आप उसमें सूबे और शहर ड्रॉ करके दिखाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज का लेसन एंड करते हैं। ये पार्ट 1 था इस चैप्टर का। पार्ट 2 के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।